तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग जो प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर चल रहा है उसके चौथे लेक्चर में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना और उससे जो फ्रिंजें बनी थी दीप्त और अदीप्त, उजाला और अंधेरा, उनकी स्थितियां क्या होती है, कहां पर सेंटर से कितनी दूर जाएंगे तो दीप्त मिलेगा, कितनी दूर आएंगे तो अदीप्त मिलेगा, उसका व्यंजक भी प्राप्त किया। ठीक है। और फिर इसके बाद विवर्तन प्रतिरूप, व्यतिकरण प्रतिरूप भी देखा। व्यतिकरण प्रतिरूप हम जानते हैं ये जो बीच की होती है स्थिति सेंटर में, वो उसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। और इसके बाद अदीप्त, फिर दीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इसी तरीके का पैटर्न ये बनता जाता है। ठीक है। और अब हम इस वीडियो में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, यानी ये जो दीप्त है, देखिए रेड वाला जो है, जो कलर है वो दीप्त है और ये क्या हो गया, अदीप्त। ठीक है। अब इनकी चौड़ाई निकालना है कि आखिर चौड़ाई क्या होगी। सबसे उसको जानने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमको दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, परिभाषा देखते हैं। तो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है, यानी दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अगर ये पहला अदीप्त है, ये दूसरा अदीप्त है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये हो जाएगी दीप्त फ्रिंज की दूरी। ये वाला पहला दीप्त है, ये वाला दूसरा अदीप्त दीप्त है। दीप्त दीप्त इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यानी ये दूरी कहलाती है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो याद रखिए, दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त है और दो अदीप्त के बीच में, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है और दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है। आई बात समझ में? तो यही हमको निकालना कि दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी को और फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है, कहते हैं। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो दीप्त फ्रिंज पहले किसके बीच में है, ये देखिए, ये वाली दीप्त फ्रिंज, अदीप्त अदीप्त, दो अदीप्त के बीच में एक दीप्त फ्रिंज है, यानी कि हम कह सकते हैं W इज इक्वल्स टू, ये कौन सी अदीप्त है, दूसरी, x2 माइनस x1, x2 में से x1। भाई हमको ये चीज तो बताई थे, x2 और x1 क्या होते हैं, ये चीज तो हमको पता ही है। पहले x1 x2, ये चीज यहां से x1 और x2 तो हम पढ़े ही हैं। x1 और x2 क्या होते हैं, ये दीप्त की भी ये स्थितियां बताती है अदीप्त की, और ये स्थितियां बताती हैं दीप्त की। xn जो होता है दीप्त फ्रिंजों के लिए n d लैम्डा अपान d होता है और अदीप्त के लिए 2n - 1 d लैम्डा अपान 2d होता है। ये चीज तो हम जानते ही है। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, दो अदीप्त के बीच में एक दीप्त है। ठीक, दो अदीप्त है, इसमें से एक है दूसरा x2 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एक x2 माइनस x1। अगर x2 से x1 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमको दीप्त पता चल जाएगा। ठीक है। तो x2 से x1 को घटाएंगे, x2 को क्या लिख सकते हैं, x2 को हम लिख सकते हैं x1 + 1। ठीक है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, x3 से x2 निकालेंगे, क्रमागत लेना भैया, क्रमागत। x3 से x2 निकालेंगे, दूसरी वाली दीप्त, x4 से x3 निकालेंगे, तीसरी वाली दीप्त फ्रिंज, ये चीज है। अब x3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, यानी जो फार्मूला बनेगा W का, वो W इज इक्वल्स टू दरअसल होगा xn + 1 माइनस xn। भाई हमने n का मान कितना माना, देखो n का मान 1 माना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, यानी n + 1। तो ज्यादा में से, जैसे देखो यहां 1 लिया, 1 से एक ज्यादा 2, 2 लिया, 2 से एक ज्यादा 3, n लिया तो n से एक ज्यादा n + 1। ये फार्मूला लगाना है। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, xn + 1 माइनस xn। n लिया, n से एक बढ़ा करके घटा देंगे। और ये कौन से x हैं, किसके x हैं, ये अदीप्त वाले हैं भैया। अदीप्त की स्थितियां डालनी है,
अदीप्त में से घटाएंगे तभी तो दीप्त मिलेगा हमको। चलिए अदीप्त का क्या होता है, xn का फार्मूला, xn का फार्मूला 2n माइनस 1 डी लेमडा अपान 2d। xn का जो फार्मूला अदीप्त में होता है वो होता है माइनस का 2n माइनस 1 डी लेमडा अपान 2d। ये xn का है। हमने n डाला, देखो यहां पर n था, n डाला, n का मान 1 डालेंगे तो 1 आएगा n की जगह पर, 2 डालेंगे तो 2 आएगा n की जगह पर, 3 के लिए n का मान 3 रखेंगे, 4 के लिए n का मान 4 रखेंगे। अगर हमको xn प्लस 1 रखना है तो n की जगह पर xn प्लस 1 हो जाएगा। n की जगह पर देखो n के लिए n है, n प्लस 1 के लिए n प्लस 1, n की जगह पर n प्लस 1, और फिर इसके बाद माइनस 1 था, और फिर इसके बाद डी लेमडा अपान 2d। ठीक है, n था, nवे के लिए यहां n प्लस 1 है तो n की जगह पर n प्लस 1 डाल देंगे बस। ठीक, 2 के लिए होता तो 2 डालते हैं n की जगह पर, 3 के लिए है तो 3 डालेंगे, n प्लस 1 के लिए है तो n की जगह पर n प्लस 1 डालेंगे। तो अब अंदर गुणा करेंगे, देखो इन सभी में कॉमन क्या है, डी लेमडा अपान 2d, डी लेमडा अपान 2d, डी लेमडा अपान 2d कॉमन, बचा कितना, यहां 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 एकम 2n, फिर 2 एकम 2 और फिर माइनस का 1। यहां से क्या बचा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 1, कैंसिल आउट करेंगे तो 2n माइनस का, 2n प्लस का, 1 प्लस का, 1 माइनस का, बचा कितना देखो 2 का गुणा कराएंगे किससे, डी लेमडा अपान 2d से, और कितना बचा यहां पर 2। अब 2 से 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब w का मान जो मिले है, कितना मिला है, डी लेमडा अपान d। यही क्या होगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। वो भी कौन से दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है भैया, ये कौन से दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ये रुक जाइए, हर दीप्त की फ्रिंज की चौड़ाई, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें बनी है उन सभी की जो चौड़ाई होगी वो इतनी ही होगी, जितनी भी बनी है। ठीक, अतः दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई डी लेमडा अपान डी ही होती है। अब आगे चलते हैं, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज देखिए किसके बीच आया है, 2 दीप्त के बीच में एक अदीप्त आया कि नहीं आया, यहां पर 2 दीप्त के बीच में एक अदीप्त आया है। देखिए 2 दीप्त के बीच में एक अदीप्त है कि नहीं है, ये तो बस वही चीज हमको निकालना है। तो अब की बार क्या करेंगे, xn प्लस 1 में से xn घटाएंगे, यानी कि दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे। देखिए जैसे हमको ये वाली निकालनी है तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो दूसरी अदीप्त मिल जाएगी, जिससे घटाएंगे वही मिलेगी। समझ गए बात, दूसरे वाले में से पहला घटाया दूसरा मिला, दूसरे वाले में से 0 वाला केंद्रीय दीप्त फ्रिंज वाला घटाएंगे पहला वाला मिल जाएगा, तो दूसरे पहले वाले में से 0 वाला निकालेंगे तो फिर मिल सकता है। और यहां से देखिए, यहां के लिए जितना बाईं ओर बनेगा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के उतना दाईं ओर, ये चीज तो बताए थे हमने, जितना ऊपर मिलेगा तीव्रता उतना ही नीचे आती है। ठीक है ना, ये यहां पर ये देख सकते हैं 2 अदीप्त, यानी कि 2 में से घटाएंगे अदीप्त मिल जाएगी, 1 में से 0 वाला, ये 0 वाले। ठीक है, 2 दीप्तों के बीच में एक अदीप्त होता है तो दीप्त में से दीप्त वाला निकाल देंगे, पता चल जाएगा। यही चीज करना, xn प्लस 1 में से xn घटाएंगे, लेकिन xn अब की बार कौन सा, दीप्त का है। W इज इक्वल्स टू, दीप्त के लिए क्या होता है xn का फार्मूला, दीप्त के लिए xn का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू, xn का फार्मूला होता है ये दीप्त के लिए n डी लेमडा अपान डी, n डी लेमडा अपॉन डी, ये होता है ना। n के लिए था n डाला, 2 के लिए n का मान 2, 3 के लिए n का मान 3, हमको कौन सी चाहिए, n प्लस 1 के लिए n का मान n प्लस 1, जो चाहिए वही n का मान डालेंगे। अगर पहली वाली चाहिए तो n का मान 1, दूसरी वाली चाहिए n का मान 2, अगर हमको n प्लस 1 वाला चाहिए तो n की जगह पर n प्लस 1।
दोनों में कॉमन क्या है, डी लेमडा अपॉन 2 कॉमन है। यहां से क्या बचा, n+1, और यहां पर माइनस का ये क्या बचा, n। n से n हो जाएगा कैंसिल, 1 बचा, केवल 1 का गुणा डी लेमडा अपॉन 2 से कराएंगे तो यही आएगा। अपॉन 2 नहीं भैया, d है, अपॉन d। तो ये कितना आ जाएगा, w डी लेमडा अपॉन d। हो गया अदीप्त फ्रिंज। अब देख लीजिए, जितनी दीप्त की आई है डी लेमडा अपॉन डी, उतनी ही अदीप्त की आई है डी लेमडा अपॉन डी। यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की ये जो चौड़ाइयां होती है ये सभी में बराबर बराबर होती है। कोणीय चौड़ाई भी देख लेते हैं, चलिए इसी पर। कोणीय चौड़ाई क्या होती है, कोणीय चौड़ाई फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, कोणीय चौड़ाई को थीटा से लिखा जाता है, यही होता है थीटा n+1 माइनस का थीटा, थीटा n+1 माइनस का थीटा n। n क्या है, अब ये है क्या, चलिए वो देखते हैं। ये कितना कोण ऊपर जाएंगे तो हमको n मिलेगा, xn। ये कोण nवें कोण पर मिलेगा, दीप्त nवें कोण पर मिलेगा, यानी ये थीटा, थीटा यही है हमारा, nवें कोण पर ये मिलेगा, nवें कोण पर ये मिलेगा। तो ये क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां से निकालते हैं tan थीटा का फार्मूला। थीटा के सामने लंब कितना है, xn, अपान आधार कितना है, कैपिटल डी। यही तो आया था पिछले वीडियो में, जो कि हमारा थीटा ही है। बहुत छोटे कोण है ना, तो tan के साथ लेंगे क्योंकि xn और d पता है। अब चाहे तो आप xn यहां पर फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर xn वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो थीटा n का मान ये होगा, थीटा n का मान होगा nवे के लिए, है ना, nवे के लिए, nवे फ्रिंज की स्थिति बटे बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ठीक, ये थीटा n का फार्मूला हो गया। तो थीटा n कोणीय चौड़ाई का फार्मूला क्या हुआ, कोणीय चौड़ाई का जो फार्मूला है हमारे पास वो पता चल चुका है, कितना होता है, थीटा n इक्वल्स टू होता है xn अपॉन कैपिटल T। ये मान उठा करके यहां पर डालेंगे तो कोणीय चौड़ाई थीटा इक्वल्स टू थीटा n+1 की, थीटा n की वैल्यू कितनी है, xn अपॉन d। n था तो n डाला, 1 होता 1 डालते, 2 होता 2 डालते, 3 होता 3 डालते, n+1 है तो xn की जगह पर n+1 डालते, xn+1 अपान कितना आ गया, d। अब इन दोनों में बटे का d क्या है, कॉमन है, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, d आएगा। ऊपर कितना है, xn+1 और माइनस का xn, और ये हम जानते हैं कितना, कितने के बराबर होता है, ये तो हमको पता ही है, w होता है। अरे भाई अभी हमने पढ़ा xn+1 माइनस xn क्या होता है, w। चाहे w दीप्त की लगाओ चाहे अदीप्त की लगाओ, दोनों के दोनों सेम होता है w का मान, ठीक है। अब w का मान आप डाल सकते हैं, थीटा n हो गया है, थीटा डायरेक्ट, थीटा n तो ये है, w का मान डाल सकते हैं, कितना होता है, d लेमडा अपान स्मॉल d, और बटे का यहाँ कैपिटल D था तो वो कैपिटल D, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। कोणीय चौड़ाई जो है वो कितना आ गया, लेमडा अपान स्मॉल d। लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, लेमडा है तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश यूज हो रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, वो लेमडा है। और स्मॉल d तो जानते हैं स्लिटों के बीच की दूरी। बस यहीं पर एंड हो रहा है चैप्टर। एक हेडिंग बच रही है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत। ये हेडिंग है।
ठीक है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ये हेडिंग बच रही है। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनके मध्य कलांतर सदैव नियत रहता है, जिनके मध्य जो कलांतर होता है वो फिक्स होता है, कलांतर नियत रहता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके मध्य कलांतर नियत हो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अच्छा, ये बनते कैसे, चलिए ये भी देख लीजिए। यहां से देखिए, जो दीप्त फ्रिंज आई थी, दीप्त फ्रिंज के लिए में यानी संपोषी व्यतिकरण से आया था। संपोषी व्यतिकरण में हमने देखा था कि जो कलांतर होता है हर एक तरंगों में वो होता है 2n पाई, और अदीप्त में क्या था, 2n प्लस वाला भी होता था, माइनस वाला भी होता था, n पाई। ये सभी में समान था, सभी में समान था, चाहे वो दीप्त में ये संपोषी का हो चाहे विनाशी का। ठीक, तो और यहां पर भी हम देख सकते हैं, इसमें ये जो तरंगे हैं ये किसी एक प्रकाश स्रोत से निकली हैं और उन प्रकाश स्रोतों के मध्य कलांतर समान होगा, क्योंकि ये एक से निकली है, एक से दो छिद्र द्वारा प्रकाश तरंगे बनी, नहीं इससे प्रकाश तरंगे बनी, और ये बन सकती है एक प्रकार से कह सकते हैं कालांतर, तो तरंगाग्र के आधार पर, द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर। ठीक है, ठीक है, तो यही होते हैं कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत जिनके मध्य कलांतर क्या हो, समान हो यानी नियत हो। जैसे कौन सा व्यतिकरण, संपोषी में कलांतर, संपोषी जो थे जितनी भी तरंगे मिली थी उनके मध्य कलांतर क्या था, कला का अंतर 2n पाई था। विनाशी वालों में देखो क्या था कला का अंतर, विनाशी वालों में कला का अंतर, जो तरंगे विनाशी व्यतिकरण का निर्माण करती थी, तो 2n प्लस माइनस 1 भी प्लस रखेंगे तो इनका मान 0, माइनस रखेंगे तो इनका मान 1 से शुरू होगा। ये चीजें बराबर बराबर होती है, यही होते हैं कला संबद्ध स्रोत। और व्यतिकरण बनने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त यह है कि जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए, जो तरंगे होनी चाहिए वो कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए, अर्थात संपोषी वाला चेक कर सकते हैं या तो विनाशी। और जो दूसरा है प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। बस यही दो शर्तें हम लिख सकते हैं, बस यही पर ये चैप्टर का एंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से इसके आंकिक प्रश्न पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके टोटल न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो वीडियो समाप्त करते हैं।